गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए, कल हमने क्वेश्चंस करे थे कंसंट्रेशन टर्म्स के, सांता पदों के। आज हम पढ़ते हैं ठोसों की द्रवों में विलेयता। क्या पढ़ते हैं आज? ठोसों की द्रवों में विलेयता। ओके, ये टॉपिक पढ़ते हैं, ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो कैसे होती है ठोसों की द्रवों में विलेयता, वो देखिएगा। जैसे ये कोई एक द्रव ले लिया अपन ने और इस द्रव में हमने कोई ठोस डाल दिया। क्लियर? ये एक द्रव है और द्रव में मैंने ये एक ठोस डाल दिया। क्लियर? अब ये ठोस के कण जो हैं वो इस द्रव में घुलने लगेंगे, मतलब चले जाएंगे ऐसे और जाने लगेंगे। तो इस पद को कहते हैं विलीनीकरण। क्या कहते हैं इसे? विलीनीकरण कहते हैं। क्लियर? और जब ये ठोस के कण इसमें घुल रहे हैं, विलीनीकरण हो रहा है, तो ये जो ठोस के कण है वो इस विलयन में गति कर रहे हैं ना भाई। क्लियर? और जब ये कण विलयन में गति करेंगे तो आपस में टकराएंगे, और आपस में टकराएंगे तो आपस में जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो ये फर्दर पुनः ठोस अवस्था में आ जाएंगे। और जब ये ठोस अवस्था में वापस आ गए घुली हुई अवस्था से, तो उसे कहते हैं क्रिस्टलीकरण। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण। आप देखिए क्या हुआ, आपने पानी ले लिया या आपने एक द्रव ले लिया, उस द्रव में किसी एक ठोस को डाल दिया, तो ठोस के कण उस द्रव में बहने लगते हैं और उस द्रव में चले जाते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं विलीनीकरण या घुलना। क्या बोलते हैं उस प्रक्रिया को? विलीनीकरण या घुलना बोलते हैं। अभी ठोस के कण जो हैं वो इस द्रव में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। घूम रहे हैं तो आपस में टकराएंगे भी सही, और जब ये टकराएंगे तो जुड़ते जाएंगे, और जुड़ते जाएंगे तो ये पुनः ठोस के रूप में प्रकट हो जाएंगे। क्लियर? और जब ये पुनः ठोस के रूप में प्रकट हो जाएंगे तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण। क्या कहते हैं इसे? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्लियर? तो इसे कहते हैं क्रिस्टलीकरण। प्रारंभ में विलीनीकरण की दर बहुत ज्यादा होती है। किसकी दर? विलीनीकरण की दर बहुत ज्यादा होती है, और क्रिस्टलीकरण की दर जो होती है वो बहुत कम होती है। क्रिस्टलीकरण की जो दर है वो बहुत कम होती है। क्लियर? लेकिन जैसे जैसे भाई, पहले तो ये ज्यादा होती है विलीनीकरण की दर, और क्रिस्टलीकरण की दर क्या होती है? कम होती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, विलीनीकरण की दर घटती जाती है और क्रिस्टलीकरण की दर बढ़ती जाती है। क्लियर? और एक समय ऐसा आता है कि जब दोनों दरें क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी। मतलब विलीनीकरण की दर जो है वो क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर हो जाएगी। तो इस अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था। क्या कहते हैं भाई? साम्य अवस्था कहते हैं। क्लियर है? और साम्य अवस्था पर क्या होता है? विलीनीकरण की दर जो होती है वो क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर हो जाती है। क्या कहा मैंने? साम्य अवस्था पर विलीनीकरण की दर जो होती है वो क्रिस्टलीकरण की दर के क्या होती है? बराबर हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साम्य अवस्था पर इस द्रव में ठोस की अधिकतम मात्रा घुली होती है। क्या घुली होती है? इस द्रव में ठोस की अधिकतम मात्रा घुली होती है। और जब इस द्रव में ठोस की अधिकतम मात्रा घुली हुई है, क्या घुली हुई है? अधिकतम मात्रा घुली हुई है किसकी? ठोस की। तो उस विलयन को कहते हैं हम संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं भाई? संतृप्त विलयन। क्योंकि उससे ज्यादा नहीं घोली जा सकती, क्योंकि आप जानते हैं जब साम्य आ गया तो साम्य आने पर सांता में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो साम्य पर इस द्रव में ठोस की या विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है, तो उस प्राप्त जो विलयन है उस विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? तो संतृप्त विलयन का मतलब क्या है? एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में जब विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं।
क्लियर। और यहाँ पर हम एक शब्द पढ़ रहे हैं विलेयता, तो विलेयता की परिभाषा क्या आएगी वो देखिएगा। विलेयता का मतलब होता है कि किसी संतृप्त विलयन को बनाने के लिए, क्या कहा मैंने, किसी संतृप्त विलयन को बनाने के लिए 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा को ही उसकी विलेयता कहते हैं। क्लियर। या 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा को ही उसकी विलेयता कहते हैं। तो विलेयता की परिभाषा क्या है, किसी संतृप्त विलयन को बनाने के लिए 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। क्लियर। क्या बोला मैंने, किसी संतृप्त विलयन को बनाने के लिए 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलेय की मात्रा को ही उसकी विलेयता कहते हैं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो विलेयता क्या अधिकतम आ गई ना भाई, ना तो घट सकती ना बढ़ सकती, ताप चेंज करोगे तब घटेगी बढ़ेगी। क्लियर। अब हम बात करें ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है विलेय व विलायक की प्रकृति। क्या है पहला? विलेय व विलायक की प्रकृति। तो आप जानते हैं, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है 11th क्लास में, समान को घोलता है। क्या पढ़ा है आपने? समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्लियर। मतलब समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय ठोस अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, अधिक विलयशील होते हैं। क्लियर। जैसे हमने बात करा NaCl। अब NaCl जल में तो अत्यधिक घुलनशील होता है, जल में तो विलेय है, लेकिन जो NaCl है वो बेंजीन में, टोलुईन में, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में अविलेय होता है। क्लियर। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो NaCl है वो एक आयनिक ठोस है। कैसा ठोस है? एक आयनिक ठोस है, एक ध्रुवीय यौगिक है। क्लियर। और जो जल है वो भी एक ध्रुवीय विलायक है। क्लियर। तो मैंने क्या कहा, समान को घोलता है, मतलब आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलयशील होंगे, तो NaCl जल में तो पूर्ण विलयशील होगा, लेकिन बेंजीन, टोलुईन और कार्बन डाइसल्फाइड ये तीनों जो हैं वो अध्रुवीय ठोस हैं, अध्रुवीय विलायक हैं। क्या है ये तीनों? अध्रुवीय विलायक हैं। और जब ये तीनों अध्रुवीय विलायक हैं तो इनमें ये आयनिक जो यौगिक है वो क्या होगा? अविलेय होगा। क्या होगा? ये अविलेय होगा। तो यहाँ तो ये अविलेय है। क्लियर। और ऊपर जल में क्या है? ये विलयशील है। क्यों? क्योंकि NaCl खुद आयनिक यौगिक है, और जब खुद आयनिक यौगिक है तो वो ध्रुवीय विलायक में विलेय होगा और अध्रुवीय विलायक में अविलेय होगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? मतलब जल में विलयशील होगा, बेंजीन, टोलुईन, कार्बन डाइसल्फाइड जैसे अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होगा। कोई प्रॉब्लम? अब हम सेकंड लेते हैं, ताप का प्रभाव। आप जानते हैं जब कुछ ठोसों को द्रवों में घोलते हैं तो ताप में कमी आती है, मतलब उनका घुलना ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। और जब ताप घटता है, मतलब ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, तो ऐसे ठोसों की जो विलेयता है वो ताप में वृद्धि करने पर बढ़ेगी। क्लियर है? ऊष्मा शोषी घोलना मतलब ताप में कमी आ रही है, तो ऐसे ठोसों की विलेयता ताप में वृद्धि करने पर बढ़ेगी। और कुछ ठोसों को द्रवों में घोलने पर ताप में वृद्धि होती है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्लियर? मतलब प्रक्रम जो है वो ऊष्मा क्षेपी है, तो ऐसे ठोसों को की जो द्रवों में विलेयता है वो ताप में वृद्धि करने पर घटती है। किसके अनुसार? ला सताली के अनुसार। जैसे शक्कर है, शक्कर को जल में घोलने पर एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। क्लियर है? और ऊष्मा शोषी प्रक्रम है तो शक्कर की जल में विलेयता ताप में वृद्धि करने पर बढ़ती जाएगी।
क्या होगी भाई शक्कर की जल में विलेयता? ताप में वृद्धि करने पर बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो ताप में वृद्धि करने पर इस ठोस की विलेयता बढ़ रही है, जबकि हमने ले लिया CaCO3 ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, या कोई आपने कास्टिक सोडा ले लिया, तो सोडा को जब अपन डालते हैं, वॉशिंग सोडा ले लिया अपन ने, तो वॉशिंग पाउडर ले लिया आपने, वॉशिंग पाउडर ले लिया, और उसको जब अपन ने जल में डाला तो वहां पर ऊष्मा मुक्त होती है, और ऊष्मा मुक्त होती है तो ऐसे ठोसों की जो विलेयता है वो ताप में वृद्धि करने पर घटेगी। क्या होगी? ताप में वृद्धि करने पर घटेगी। तो आप सीधा सा ध्यान करें कि जिन ठोसों को घोलने पर ऊष्मा में कमी आती है उनकी विलेयता ताप में वृद्धि करने पर बढ़ती है, और जिन ठोसों को घोलने पर ऊष्मा में वृद्धि होती है, क्लियर, मतलब ऊष्मा छेपी है, ऐसे ठोसों की विलेयता ताप में वृद्धि करने पर घटती है। कोई कंफ्यूजन? अब हम पढ़ते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता। तो गैसों की द्रवों में विलेयता को कैसे समझाएंगे, इधर देखिएगा। जब किसी गैस को, क्या कहा मैंने, जब किसी गैस को द्रव में प्रवाहित किया जाता है तो वो गैस द्रव में किसी न किसी सीमा तक घुलती है, कम या ज़्यादा घुलेगी लेकिन वो घुलती है। इसे कहते हैं गैस का द्रव में क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? गैस का द्रव में अवशोषण हो रहा है। गैस का द्रव में अवशोषण हो रहा है। तो गैसों की जो द्रवों में विलेयता है उसे हम गैस का द्रव में अवशोषण भी कहते हैं, और अवशोषण कहते हैं तो इसे हम निकालते हैं किसके रूप में? अवशोषण गुणांक के रूप में ज्ञात करते हैं। किसके रूप में ज्ञात करते हैं? इसे अवशोषण गुणांक के रूप में ज्ञात करते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। और अवशोषण गुणांक की परिभाषा क्या है? अवशोषण गुणांक की परिभाषा है किसी निश्चित ताप व दाब पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का आयतन जो है वो कहलाता है उसका अवशोषण गुणांक। क्या बोला मैंने? किसी निश्चित ताप व दाब पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का जो आयतन है वो ही कहलाता है अवशोषण गुणांक। क्या कहलाता है? वो अवशोषण गुणांक कहलाता है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। क्या करते हैं? इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और अल्फा का मान मतलब अवशोषण गुणांक का मान जितना अधिक होगा गैस की द्रव में विलेयता भी उतनी ही अधिक होगी। गैस की द्रव में विलेयता भी क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। कोई कंफ्यूजन? तो ये है गैसों की द्रव में विलेयता। तो गैसों का द्रव में घुलना कहलाता है गैस का द्रव में अवशोषण, और उसे हम लेते हैं अवशोषण गुणांक के रूप में, जिसकी परिभाषा क्या है? निश्चित ताप व दाब पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा या गैस का जो आयतन है वो उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और अल्फा का मान जितना अधिक होगा गैस की द्रव में विलेयता भी उतनी ही अधिक होगी। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है चीज? बात करें गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, कि गैसों की द्रवों में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। क्लियर? तो पहला कारक है गैस की प्रकृति। पहला कारक क्या है आपके? गैस की प्रकृति। दूसरा कारक है विलायक की प्रकृति, और तीसरा कारक है ताप का प्रभाव, और चौथा कारक है दाब का प्रभाव, जिसे हम कहते हैं हेनरी का नियम। हम इन चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली बात करें हम गैस की प्रकृति। तो गैस की प्रकृति की बात करें तो यहाँ पर हम बात करें कि सर वे गैसें जो विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती हैं या विलायक में अपने आयनों में आयनित हो जाती हैं, अधिक की जो विलेयता है वो अधिक होती है। क्लियर? तो उन गैसों की विलेयता अधिक होती है जो गैसें विलायक के साथ क्रिया करके या तो यौगिक बना ले या उस विलायक में अपने आयनों में आयनित हो जाए। क्लियर है? वो होती है गैसों की प्रकृति। कैसे? जैसे आपने कहा कि NH3 व HCl जो गैसें हैं ये गैसें जल में अत्यधिक घुलनशील होती हैं। जल में अत्यधिक घुलनशील होती हैं। क्यों? तो उसका कारण है
कि NH3 जो है वो जल से क्रिया करता है और जल से क्रिया करके NH4OH बना लेगा, यौगिक बना लिया। और जो HCl है, ये HCl जो होता है वो जल में आयनित हो जाता है। किस किस में आयनित होगा? H + एक्वस और Cl - एक्वस में आयनित हो जाएगा। क्लियर? और अपन ने अभी क्या कहा कि वे गैसें जो विलायक में या तो अपने आयनों में आयनित हो जाएं या विलायक से क्रिया करके यौगिक बना लें कि विलेयता जो है अधिक होती है। क्लियर? ये पहला आया आपके गैस की प्रकृति। फिर सेकंड आता है विलायक की प्रकृति। क्या आता है सेकंड? विलायक की प्रकृति आता है। तो विलायक की प्रकृति क्या कहती है वो देखिए। तो विलायक की प्रकृति में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या? अभी ठोसों में पढ़ा था कि समान समान को बोलता है, मतलब समान समान को बोलता है, मतलब ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं। क्या बोला मैंने? समान समान को बोलता है, मतलब ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। जैसे ये एग्जाम्पल लिया कि अमोनिया जो है वो जल में तो घुलनशील है लेकिन बेंजीन में अघुलनशील है। क्या है? बेंजीन में अविलेय है। जल में तो क्या है? विलेय है, लेकिन बेंजीन में क्या है? अविलेय है। और जब अमोनिया जल में विलेय है और बेंजीन में विलेय, तो कारण क्या है कि सर अमोनिया जो है वो एक ध्रुवीय गैस है। क्या है? अमोनिया एक ध्रुवीय गैस है और जो जल है वो भी एक ध्रुवीय विलायक है। अतः जो अमोनिया है वो जल में घुलनशील है। क्या है? वो जल में घुलनशील है। और बेंजीन जो है वो अध्रुवीय विलायक है और अमोनिया एक ध्रुवीय गैस है, तो इसमें क्या होगी? वो अविलेय होगी। क्लियर? तो ये है समान समान को बोलता है वाला कंसेप्ट। क्लियर? तो ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है? अब आगे हम बात करें, तीसरा जो फैक्टर है वो है आपके ताप का प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? आपके ताप का प्रभाव। और तीसरा जो फैक्टर है ताप का प्रभाव, वो देखिएगा, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जो ताप का प्रभाव पड़ता है वो कैसे पड़ता है? आपने अभी अभी कहा कि गैस का की जो द्रव में विलेयता है वो गैस का द्रव में अवशोषण होता है। क्या कहा आपने? गैस की द्रव में जो विलेयता है वो क्या है? गैस का द्रव में अवशोषण है। और जब यहाँ पर अवशोषण हो रहा है तो हमेशा ध्यान देना कि अवशोषण जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जब ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्लियर? तो लासतालिये का नियम क्या कहता है? लासतालिये का नियम कहता है कि इनकी जो विलेयता है वो ताप में वृद्धि करने पर घटेगी। क्लियर? तो हम क्या कहते हैं? सामान्यतः हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि गैसों की द्रवों में विलेयता एक क्या है? गैस का द्रव में अवशोषण है, जो कि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर? और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो लासतालिये कहता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ताप में वृद्धि करने पर घटती है, मतलब गैस की द्रव में विलेयता ताप में वृद्धि करने पर घटेगी। क्या बोला मैंने? गैस की द्रव में विलेयता ताप में वृद्धि करने पर घटेगी। क्लियर? इसका मतलब क्या है? यदि किसी द्रव में कोई गैस घुली हुई हो और उसे हमें बाहर निकालना हो तो उस द्रव को उबाल लीजिए, उसमें से वो गैस मुक्त हो जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी विलेयता में क्या आएगी? कमी आएगी ताप में वृद्धि करने पर। क्लियर? फिर हम बात करें तीसरा के बाद चौथा बात करें दाब का प्रभाव। और दाब के प्रभाव की बात करें तो बेटा जी जो दाब का प्रभाव होता है वो सामान्यतः तो अपन जानते हैं कि सर गैस का द्रव में अवशोषण हो रहा है तो दाब में वृद्धि करने पर विलेयता में वृद्धि होती है। क्लियर है? सामान्यतः।
लेकिन अब इसको स्पष्टली जब समझाएंगे तो समझाएंगे हम हेनरी के नियम के अनुसार। सामान्य प्रभाव तो मैंने बोल दिया कि दाब में वृद्धि करने पर गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है। क्या बोला मैंने? दाब में वृद्धि करने पर गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है। अब हम बात करते हैं हेनरी के। हेनरी का नियम क्या कहता है, इधर देखिएगा। तो हेनरी का नियम पहली बात तो किसको बताता है? गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब के प्रभाव को बताता है। जो क्या कहता है, हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर, मतलब निश्चित ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की जो मात्रा है वो उसके आंशिक दाब P के समानुपाती होती है। क्या कहा उसने? स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा उसके आंशिक दाब P के समानुपाती होती है। मतलब जो गैस की विलेयता है, किसकी विलेयता है? गैस की जो विलेयता है या मात्रा है वो समानुपाती है किसके? गैस के आंशिक दाब के। किसके भाई? गैस के आंशिक दाब के समानुपाती है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो ये है गैस की द्रव में विलेयता। तो मान लिया स्थिर ताप पर किसी द्रव में m ग्राम गैस घुली हुई है। क्या बोला मैंने? स्थिर ताप पर किसी द्रव में m ग्राम गैस घुली हुई है और गैस का आंशिक दाब जो है वो P है। क्लियर? तो इसका मतलब जो m होगा वो आंशिक दाब P के समानुपाती होगा। तो m इक्वल टू हो गया Kp। क्लियर? यहाँ जो K है वो K क्या कहलाता है? K कहलाता है समानुपातिक स्थिरांक या नियतांक। क्लियर है? तो K कहलाएगा आपका समानुपातिक स्थिरांक। अब यदि हम गैसों की जो द्रव में विलेयता है वो उसको मोल अंश के रूप में माने, तो जो गैस के द्रव में घुले हुए जो मोल अंश हैं वो मोल अंश भी साम्य दाब P के समानुपाती होंगे। तो x, मान लिया मोल अंश कितना है? x समानुपाती होगा P। तो x बराबर हो गया K डैश इंटू P। तो P बराबर कितना होगा? 1/K डैश इंटू x। क्लियर? और 1/K डैश जो होता है उसको हम मानते हैं KH, मतलब हेनरी स्थिरांक मान लिया। क्या माना इसको? हेनरी स्थिरांक मान लिया। तो यहाँ पर जो P आएगा बराबर क्या आएगा? KH इंटू x आएगा। क्लियर? क्या आएगा? P KH इंटू x आएगा। P गैस का साम्य दाब है, KH हेनरी स्थिरांक है और उस x जो है उस गैस का मोल अंश है। क्लियर है? क्या है? x उस गैस का मोल अंश है। क्लियर? तो हेनरी का नियम ने क्या कहा? आप दोबारा सुन लीजिएगा। हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की जो विलेयता है या गैस की जो मात्रा है वो उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब m समानुपाती P। तो m बराबर हो गया Kp। K क्या है? यहाँ पर एक सामान्य समानुपातिक स्थिरांक है। अब हमने क्या माना? हमने माना कि गैस की जो द्रव में विलेयता है वो उसके मोल अंश के समानुपाती है, या मोल अंश के रूप में मान लें, मोल भिन्न के रूप में मान लें। तो जो गैस का द्रव में मोल अंश उपस्थित है विलयन में, वो मोल अंश भी साम्य दाब P के समानुपाती होंगे। तो x इक्वल समानुपाती हो गया P के, तो x बराबर हो गया K डैश इंटू P। P बराबर क्या आएगा? 1/K डैश इंटू x। और 1/K डैश बराबर होता है KH, जिसे हम कहते हैं हेनरी स्थिरांक। और यहाँ P बराबर क्या हो गया? KH इंटू x हो गया। क्या हो गया? P बराबर KH इंटू x हो गया। इसे कहते हैं हेनरी स्थिरांक का मैथमेटिकल फॉर्म, गणितीय रूप। क्लियर? तो ये हेनरी के नियम का गणितीय रूप हो गया P बराबर KH इंटू x। कोई कंफ्यूजन? अब हम बात करें हेनरी के नियम के वैकल्पिक कथन की। दूसरा कथन क्या कहता है? तो हेनरी के नियम का वैकल्पिक कथन कहता है कि निश्चित ताप पर किसी विलायक में घुली हुई गैस का जो आयतन है वो साम्य दाब P पर निर्भर नहीं करता, मतलब P के समानुपाती नहीं होता। गैस, घुली हुई गैस का आयतन, न कि मात्रा। क्लियर? तो क्या कहता है हेनरी? क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली हुई गैस का आयतन उसके साम्य दाब P पर निर्भर नहीं करता।
कैसे नहीं करता वो देखिए। हमने मान लिया कि माना T ताप पर, इस पर T ताप पर जो m अनुभार वाली गैस है, m अनुभार वाली गैस के m ग्राम द्रव में घुले हुए हैं। इसमें घुले हुए हैं, m ग्राम द्रव में घुले हुए हैं। क्लियर? m ग्राम द्रव में घुले हुए हैं और जो घुली हुई गैस है उसका आयतन है B तथा इसका आयतन B है, वह साम्य दाब P है। क्या है भाई? आयतन B है और साम्य दाब P है। तब देखें अपन आदर्श गैस समीकरण को लगाएंगे। क्या कहा मैंने? माना T ताप पर m अनुभार वाली गैस के m ग्राम किसी द्रव में या विलायक में घुले हुए हैं, जिसमें गैस का आयतन कितना है? B है और साम्य दाब कितना उस गैस का? P है। तो हम बात करें आदर्श गैस समीकरण से। किससे? आदर्श गैस समीकरण से। क्या कहती है ये आदर्श गैस समीकरण? वो देखिएगा, ये कहता है Pb बराबर nRT। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक कंसेप्ट जरूरी है। P बराबर क्या हो गया? nRT। तो यहाँ पर Pb बराबर, n का मान क्या होता है? n का मतलब होता है पदार्थ का भार बट्टे पदार्थ का अनुभार। तो गैस का भार कितना है? n ग्राम और अनुभार कितना है? कैपिटल N ग्राम। तो n बराबर हो गया m अपॉन कैपिटल N इंटू RT। क्लियर? अब यहाँ पे अपन देखें, इसको मैं यूँ लिख दूँ B बराबर स्मॉल m, इस P को नीचे लिया हूँ। क्लियर? और यहाँ पे RT अपॉन m ले लिया। क्लियर है? अब आप देखिएगा, आपने हेनरी का नियम क्या लिया था? आप जानते हैं हेनरी के नियम से, हेनरी का जो नियम था वो क्या था? m बराबर kp था। पहला स्टेटमेंट यही था। और m बराबर kp था, तो m अपॉन p बराबर क्या हो गया? k कांस्टेंट हो गया। तो देखो ये m अपॉन p, ये k आ गया। तो यहाँ पर अपन इसको समीकरण 1 दे देते, तो अपन कह रहे हैं भाई समीकरण 1 से क्या आएगा बेटा जी? हो b बराबर m अपॉन p का मान तो हो गया k। क्लियर? RT अपॉन m। अब आप देखिए k तो कांस्टेंट है ही है, R क्या है आपका? गैस कांस्टेंट है। क्या है? R गैस कांस्टेंट है। T क्या है आपका? ताप है। और ताप आपने पहले ही मान लिया स्थिर ताप पर। क्लियर? T ताप निश्चित ताप मान लिया, तो T भी कांस्टेंट है और गैस का अनुभार तो फिक्स होता है। क्लियर है? तो अनुभार भी कांस्टेंट है, तो K कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, M कांस्टेंट, ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है। ये एक न्यू कांस्टेंट आ गया ना भाई। क्लियर? इसका मतलब B क्या है आपका? कांस्टेंट है। तो B किसी पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो क्या कहा हेनरी ने? हेनरी ने कहा कि निश्चित ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस का जो आयतन है वो उसके साम्य दाब P पर निर्भर नहीं करता। कर रहा है क्या ये आयतन? ये गैस का आयतन साम्य दाब P पर निर्भर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना भाई। तो ये था हेनरी का सेकंड कथन। आपको मेन जो न्यूमेरिकल आएंगे वो फर्स्ट स्टेटमेंट पर आएंगे, जो क्या था आपके P बराबर KH इंटू एक्स, इस फॉर्मूले पे आएंगे। ये हेनरी के नियम का गणितीय रूप है। कौन सा रूप है? मैथमेटिकल फॉर्म है। इस फॉर्मूले पर ही न्यूमेरिकल आएंगे। यहाँ P क्या है? गैस का आंशिक दाब है। KH हेनरी स्थिरांक है। X जो है वो गैस का मोल अंश है। क्या है? X गैस का मोल अंश है। अब बताइए हेनरी के नियम के दोनों कथन आए कि नहीं आए? क्लियर? हम बात करें हेनरी के नियम की सीमाएं। सीमाएं क्या कहती हैं? मतलब कहाँ तक लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा। तो पहली सीमा कहती है कि हेनरी का नियम केवल और केवल उन्हीं गैसों की द्रवों में विलेयता पर लागू होता है जिन गैसों की गैस अवस्था और विलयन अवस्था दोनों अवस्थाओं में आणविक सूत्र जो है अपरिवर्तित रहता है, मतलब समान रहता है। क्लियर? तो हम क्या कहते हैं? हेनरी का नियम केवल और केवल उन्हीं गैसों की द्रवों में विलेयता पर लागू होता है या उन्हीं गैसों के द्रवों में विलयन पर लागू होता है
जिन गैसों का गैसीय अवस्था और विलयन अवस्था में आणविक सूत्र समान होता है, मतलब घोलने पर उनके आणविक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो वो वहां पर हेनरी का नियम लगता है। और जहां परिवर्तन हो रहा है वहां हेनरी का नियम नहीं लगता। जैसे क्वेश्चन आ गया वहां पे कि अमोनिया के जल में विलयन पर हेनरी का नियम नहीं लगता या नहीं लागू होता, क्यों? क्लियर? तो अमोनिया की जल में विलेयता पर या विलयन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता, क्यों? क्योंकि अमोनिया जल के साथ क्रिया करती है और क्रिया करके NH4OH बना लेती है। जैसा गैस अवस्था में सूत्र था NH3 और विलयन अवस्था में सूत्र आया NH4OH। क्लियर? गैस अवस्था में क्या सूत्र आया NH3 और विलयन अवस्था में क्या सूत्र आया NH4OH। क्लियर? और विलयन अवस्था में सूत्र आया NH4OH। तो दोनों अवस्थाओं में सूत्र भिन्न भिन्न हो गया ना भाई। जबकि हेनरी क्या कहता है कि गैस हो चाहे विलयन हो, उन दोनों अवस्थाओं में गैस का आणविक सूत्र परिवर्तित नहीं होना चाहिए। क्लियर? लेकिन यहाँ परिवर्तित हो रहा है तो इस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ऐसे यदि हम बात करें HCl के जल में विलयन पर हेनरी का नियम लागू होगा क्या? तो अपन यहाँ देखें तो HCl को जब जल में डालेंगे तो ये HCl जो है वो जल में H+ और Cl- आयनों में आयनित हो जाएगा। और ये H+ और Cl- आयनों में आयनित हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका आणविक सूत्र चेंज हो गया ना भाई, चेंज हो गया। और जब आणविक सूत्र परिवर्तित हो गया तो हेनरी का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि हेनरी के नियम के लगने के लिए गैस का आणविक सूत्र गैस अवस्था और विलयन अवस्था में दोनों में अपरिवर्तित रहना चाहिए, मतलब दोनों में समान होना चाहिए, उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? पहला। दूसरा क्या है? सेकंड है कि दाब अत्यधिक उच्च ना हो। क्या कहा मैंने? दाब अत्यधिक उच्च ना हो, क्योंकि जब दाब अत्यधिक उच्च होगा, दाब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो गैस पर दाब बढ़ेगा, तो गैस के कणों का संगुणन होगा, और गैस के कणों का संगुणन होगा तो उसकी आणविक अवस्था क्या होगी? चेंज होगी। और आणविक अवस्था चेंज होगी तो ये नियम लागू नहीं होगा। क्लियर? फिर तीसरा है ताप अत्यधिक निम्न ना हो। अत्यधिक निम्न ना हो, तो जो ताप है वो ज्यादा कम ना हो। क्यों? क्योंकि अगर ताप अत्यधिक निम्न हो गया तो आप जानते हैं ताप घटाएंगे तो ताप को जैसे जैसे कम करते जाएंगे गैस के कण पास आते जाएंगे और गैस के कणों में संगुणन होगा, जिससे उसका आणविक सूत्र जो है वो परिवर्तित होगा, अर्थात ताप ज्यादा निम्न नहीं होना चाहिए। क्लियर? फिर चौथा है कि ये नियम जो है वो अत्यधिक तनु विलयनों पर लागू होता है। अत्यधिक तनु विलयन मतलब गैसों की द्रवों में विलेयता बहुत कम होनी चाहिए, अधिक विलेयता है तो वहां पर ये लागू नहीं होगा। क्लियर? ये कहता है हेनरी के नियम की सीमाएं। कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। पहली सीमा क्या है कि हेनरी का नियम उन्हीं गैसों पर लागू होता है जिन गैसों की गैस अवस्था और विलयन अवस्था में आणविक सूत्र समान रहते हैं। क्लियर? दूसरा, अत्यधिक उच्च दाब नहीं होना चाहिए, अत्यधिक निम्न ताप नहीं होना चाहिए, और चौथा जो है वो विलयन जो है वो अत्यधिक तनु होना चाहिए, मतलब द्रव में गैस की विलेयता बहुत कम होनी चाहिए। क्लियर? ये है हेनरी के नियम।